हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 3 का पार्ट 4 में लेके आया हूँ। आज मैं इस पार्ट के अंतर्गत कुल मिला के 5 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस पार्ट में हम लोग को 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले मैं अब एक एक करके मैं पांचों का नाम बता देता हूँ और फिर बारी बारी से मैं सबके डिटेल में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक है निषेचन के बारे में। यानी निषेचन क्या होता है, ठीक है। दूसरी जो टॉपिक पढ़नी है वो हम लोग को पढ़नी है अंतरोपण। अंतरोपण। तीसरी जो टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है सगर्भता। सगर्भता। चौथी टॉपिक जो हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है प्रसव। और पांचवी टॉपिक हम लोग को पढ़नी है दुग्ध स्त्रवण। दुग्ध स्त्रवण। देखिए, आज मैं इन्हीं पांचों टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं कि ये सब प्रोसेस होते कैसे हैं, किस प्रकार की ये क्रियाएं हैं और कैसे ये संचालित होती है। आज मैं इन्हीं टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो आपको बना रखे हैं, जो कि मैंने आपको अपलोड कर रखा है और आप देखे भी होंगे उसको, जिसमें आपको मैंने मानव नर जनन तंत्र, मानव मादा जनन तंत्र और उसके बाद युग्मक का निर्माण, यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, अंडाणु कैसे बनते हैं, इसके प्रोसेस की विधि जो भी है वो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। आज जो मैं बताने वाला हूँ इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं निषेचन क्या है। निषेचन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन होता क्या है पहले हम लोग ये जानेंगे। तो हम लोग को मुख्य रूप से ये जानना होगा, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पर को समझने के पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वह होता क्या है। तो निषेचन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। अगर कोई आपसे पूछे कि निषेचन क्या है तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को, संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं, ठीक है। यानी वह प्रोसेस जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के युग्मनज तैयार करते हैं। तो जिस प्रोसेस द्वारा वो दोनों आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग को जानना होगा कि निषेचन की जो क्रिया है वह किस प्रकार से होती है और कैसे संपादित होती है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैथुन क्रिया के दौरान बीज जो होते हैं नर द्वारा मादा की योनि में छोड़े जाते हैं। यानी नर द्वारा जो बीज होते हैं, बीज क्या है, बीज एक तरल पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणु मौजूद होते हैं, ठीक है। बीज क्या होता है, बीज एक तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु मौजूद होते हैं। तो मैथुन क्रिया के दौरान नर द्वारा जो बीज होते हैं वह मादा के योनि में क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक मैथुन क्रिया के दौरान एक बार अगर बीज स्खलित होता है नर के, तो लमसम उसकी मात्रा जो होती है 5 से 20 ml होती है। कितनी ml होती है, 5 से 20 ml। तो मैं यहाँ पे नोट करते चलता हूं जिससे आपको समझने में इजी होगा। हम यहाँ पे नोट करते हैं मैथुन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान शिश्न द्वारा, शिश्न का मतलब होता है नर, नर का जो एक भाग है, बाह्य जननांग है शिश्न, शिश्न द्वारा बीज मादा के योनि में छोड़ा जाता है। मादा के योनि में छोड़ा जाता है।
ठीक है। योनि क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो बीज होते हैं वो यहीं पे नर द्वारा ला करके छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, बीज का मतलब होता है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि बीज क्या है या बीज किसे कहते हैं, तो बीज एक तरल पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणु क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एक बार जब बीज अस्खलित होता है, यानी नर का एक बार जब बीज अस्खलित होता है तो उसकी मात्रा जो होती है 5 ml से 20 ml के बीच में होती है। यानी एक बीज सेचन में बीज की मात्रा कितनी होती है, 5 से 20 ml होती है। क्योंकि बीज क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है। अब इसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, यानी 5 से 20 ml अगर बीज है तो इसमें शुक्राणु कितने होंगे, ये सबसे बड़ी जानकारी होगी। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग WHO की बात करें तो WHO के अनुसार प्रति ml, यानी 1 ml बीज में जो शुक्राणु की संख्या होती है वह आपकी 1.5 करोड़ से 3.9 करोड़ होती है। 1.5 करोड़ से 3.9 करोड़ होती है। तो देखिए मैथुन क्रिया के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, बीज। बीज जो होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 20 ml। 1 ml बीज में जो शुक्राणु की संख्या होती है वह 1.5 से 3.9 करोड़ होती है। अब देखिए क्या होता है, जब बीज आपके कहां छोड़े जाते हैं, योनि पे। नर द्वारा बीज कहां छोड़े जाते हैं, योनि पे। योनि से शुक्राणु जो होते हैं यहां से ट्रेवल करते हुए, ऐसे करते हुए ये यहां पहुंचते कहां पे, संधि स्थल पे। संधि स्थल का मतलब जहां पे तुम्बिका और संकीर्ण पथ का जहां ज्वाइंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहां पे हम ध्यान देंगे। एक मैं मादा जनन तंत्र का फिगर बना रखा हूं, ये आपकी तुम्बिका कहलाती है, ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी यानी जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये अंडवाहिनी में ये जो तुम्बिका होती है और ये जो संकीर्ण पथ, इस्थमस, ये दोनों के एक बीच जहां ज्वाइंट करता है उसी जगह पर शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा। तो इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस जंक्शन को, उस संधि को क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के नाम से जानते हैं। इसी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे ये जो शुक्राणु होते हैं जिनकी संख्या काफी होती है, तो जो इसमें से बहुत सारे शुक्राणु जो होते हैं योनि के पास ही नष्ट हो जाते हैं। जो इसमें से स्ट्रॉन्ग शुक्राणु होते हैं वही ट्रेवल करते हुए ऐसे आपके कहां पहुंचते हैं, इस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास पहुंचते हैं। यहां पे जब ये पहुंचते हैं तो यहां से जो अंडाणु मोचित होते हैं, जो अंडाणु अंडाशय से बाहर आते हैं, वो भी आपके ट्रेवल करके कहां पहुंच जाते हैं, एम्पुलरी जंक्शन पे पहुंच जाते हैं। यहां दोनों के पहुंचने के बाद इसी जगह पे दोनों का क्या होता है, संलयन होता है, यानी निषेचन क्रिया क्या होती है, यहां पे होती है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास होती है। तो यहीं पे जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन क्रिया जाकर के आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि निषेचन कब संभव है, कब हम जानेंगे कि निषेचन होगा, कब जानेंगे कि निषेचन नहीं होगा। तो याद रहे, ये अंडाणु को यहां तक पहुंचने और ये शुक्राणु को यहां तक पहुंचे, अगर दोनों का समय जो हो अगर निश्चित हो, यानी एक ही समय पर दोनों अगर पहुंच रहे हो तो जाकर के निषेचन क्रिया कंप्लीट होती है, अन्यथा निषेचन क्रिया कंप्लीट नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैथुन क्रिया के बाद जो शुक्राणु जो है यहां पहुंचने में पहुंच करके कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, और जो अंडाणु जो है यहां से ये एम्पुलरी जंक्शन पर पहुंचने तक के बीच में कितने घंटे तक जीवित रहते हैं। तो आप लोग को याद रखना होगा कि अंडाणु जो होते हैं वह 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। यानी अंडाणु जब अंडाशय से मोचित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडाणु कैसे बनते हैं, तो अंडाणु जब फिंबड़ी के द्वारा
यहां से पकड़ करके जब ये रास्ते से यहां पहुंचते हैं तो ये 12 से 24 घंटे ही एक अंडाणु जो होते हैं जीवित रहते हैं, जबकि शुक्राणु जो होते हैं उनके जीने का जीवन काल जो होता है वो 48 से 72 घंटे का होता है। यानी एक अंडाणु अधिकतम कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 12 से 24 घंटे तक। कितने समय तक? अंडाणु जो होते हैं वह 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, जबकि शुक्राणु 48 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो शुक्राणु जो है वह अंडाणु के अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, अब इस चीज को समझना बड़ा जरूरी होगा कि अगर मान लीजिए गर्भधारण किसी को करना है तो वह कब निषेचन क्रिया करेगा तो निषेचन कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को यह जानना होगा कि गर्भधारण करने के लिए जो ओवेल्यूशन होता है, ओवेल्यूशन को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के दौरान ही, यानी आप लोगों को मालूम होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अंडोत्सर्ग जो क्रिया होती है वह ग्राफी पुटक जो होते हैं वह फटते हैं, और ग्राफी पुटक फटने के बाद जो होते हैं अंडाणु उससे मोचित होकर के बाहर निकलते हैं। और एक बार जब ग्राफी पुटक फटता है यानी फटता है तो उसके द्वारा मात्र एक अंडाणु ही इस फिमड़ी के द्वारा पकड़ करके यहाँ पहुंचाए जाते हैं। फिमड़ी से ये कीपक में जाता है, कीपक से तुबिका में, और तुबिका से एम्पुलरी स्मथ जंक्शन पे पहुंच जाता है। यहाँ पे वो यहां से यहां तक वो पहुंच करके वो मात्र 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर उस टाइम में अगर निषेचन क्रिया अगर हो गया तो गर्भधारण की संभावना बनी रहेगी, अन्यथा अगर निषेचन क्रिया नहीं हुआ तो गर्भधारण की संभावना नहीं बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अंडाणु के यहां पहुंचने और शुक्राणु के पहुंचने का दोनों समय जो होता है वह निश्चित होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाकर के निषेचन क्रिया कंप्लीट मानी जाती है। अब हमें गर्भधारण के लिए मैं आपको बता दूं कि गर्भधारण कैसे संभव हो पाएगा। तो ओवल्यूशन के अगर 2 से 3 दिन पहले, अगर ये ओवल्यूशन यानी अंडाणु निकलने के 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले का मतलब हुआ 48 से 72 घंटा, 2 से 3 दिन पहले अगर यौन संबंध स्थापित किया जाए यानी शुक्राणु को यहाँ योनि मार्ग पे छोड़ा जाए तो जितने समय में ये पहुंचेगा तो 2 से 3 दिन पहले कब होता है? हम लोग जानते हैं कि अंडोत्सर्ग कब होते हैं? आपके मेंस्ट्रुअल सर्किल के समय, जब आपका मासिक चक्र शुरू होता है तो उसी समय अंडोत्सर्ग क्रिया शुरू होती है। तो उसी समय में जब यहाँ पे अंडाणु यानी मासिक चक्र के 2 से 3 दिन पहले, जब ओवल्यूशन होने के 2 से 3 दिन पहले जो होते हैं, उस ओवल्यूशन के 2 से 3 दिन पहले अगर ये शुक्राणु इस एम्पुलरी स्मथ जंक्शन पे पहुंच जाए और तब जाकर के निषेचन जो यानी कि जो संभावना है यानी गर्भधारण होने की संभावना जो होती है अधिक होती है। फिर से इस बात को समझना है कि ये पूरी निषेचन क्रिया कैसे होती है। अगर हम लोग इस तरह से कहें कि निषेचन क्या है तो इस चीज के लिए हम लोग एक सिंपल से तरीके में हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान जो होते हैं शिशु द्वारा बीज क्या छोड़े जाते हैं? योनि पे छोड़े जाते हैं। यहां से शुक्राणु ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचते हैं? एम्पुलरी स्मथ जंक्शन पे पहुंचते हैं। उसी समय में अंडाणु भी क्या होते हैं? इस रास्ते से एम्पुलरी स्मथ जंक्शन पे पहुंचते हैं। जब दोनों के पहुंचने का समय एक समान होता है यानी कि दोनों एक ही समय में पहुंचते हैं तब जाकर निषेचन क्रिया कंप्लीट होती है। अब देखिए ये तो निषेचन की बात हो गई। अब निषेचन जब यहाँ पे दोनों पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे कि निषेचन जब दोनों यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों इस एम्पुलरी स्मथ जंक्शन पे पहुंच जाते हैं तब कौन सी प्रक्रिया होती है उसी के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए जैसा कि आपको मैंने बता रखा है युग्मक जनन में कि जब अंडाणु मोचित होते हैं तो अंडाणु, जैसे ये मान लेते हैं अंडाणु, ये एक अंडाणु मान लेते हैं, ठीक है। अंडाणु बनते हैं उस समय अंडाणु के बाहर
चारों ओर एक आवरण बन जाता है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। इस जो लेयर होता है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, जब अंडाणु जब मोचित होते हैं तो अंडाणु के बाहर और एक आवरण होता है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। ये जब अंडाणु यहां पहुंचते हैं और शुक्राणु यहां पहुंचते हैं तो शुक्राणु के मुख पर अवस्थित जो ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम को हिंदी में बोला जाता है बाबू अग्रपिंड। एक्रोसोम में यहां एक द्रव पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव ये एक स्त्रावित करता है, जिसके द्वारा ये जोना पेलुसिडा को चीर करके ये अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। कौन? शुक्राणु। ध्यान देंगे इस चीज को, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे शुक्राणु तो यहाँ योनि स्तर पे ही नष्ट कर जाते हैं, कुछ जाकर के ग्रीवा नाल पे, कुछ ग्रीवा पे, कुछ आगे चल करके नष्ट हो जाता है। इसमें से जो स्ट्रॉन्ग शुक्राणु होते हैं वही ट्रेवल करते हुए लास्ट में एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच पाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सामान्यतः 8 से 10 शुक्राणु ही कहाँ पहुंच पाते हैं, इस एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच पाते हैं। यानी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे 8 से 10 शुक्राणु ही सामान्यतः पहुंचते हैं जनरली। और वहां पे पहुंचने के बाद उसमें से जो सबसे मजबूत शुक्राणु जो होता है वह जो होता है इस जोना पेलुसिडा के जो लेयर है इसको चीर करके उसके अंदर क्या हो जाता है, ये प्रवेश कर जाता है। ऐसे प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश करता है? तो चूंकि शुक्राणु के जो मुख पे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो होता है एक कोशिका द्रव स्त्रावित करता है जो जोना पेलुसिडा को चीर करके अंदर प्रवेश को आसान बनाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, किसके अंदर? उस जोना पेलुसिडा के अंदर। तो ये जोना पेलुसिडा का जो आवरण होता है वह पहले से और ज्यादा कठोर हो जाता है। जोना पेलुसिडा का जो आवरण होता है वो क्या होता है, पहले से और कठोर हो जाता है। जो 8 से 9 शुक्राणु जो बाहर बच जाते हैं वह उनके प्रवेश को क्या करता है, रोकता है। यानी और जो बाकी शुक्राणु है उसको अंदर जाने से रोकता है। इस प्रकार एक अंडाणु को एकमात्र शुक्राणु ही निषेचित कर पाता है। ठीक है, जब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कौन? शुक्राणु। तो शुक्राणु जब प्रवेश कर जाते हैं तो शुक्राणु के अग्रपिंडक मतलब एक्रोसोम में मौजूद जो कोशिका द्रव स्त्रावित होता है तो इस अंडाणु के अंदर द्वितीयक अंडक होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, अंडाणु के अंदर क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है। ये द्वितीयक अंडक को क्या करता है, उत्तेजित करता है और सूत्री विभाजन करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये उत्तेजित होने के फलस्वरूप ये जो द्वितीयक अंडक है ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक जो होता है आपका बनता है द्वितीय ध्रुवीय पिंड और दूसरा जो बनता है एक अगुणित अंडाणु बनता है। यानी जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इस अंडाणु का क्या होता है, और सूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड और अगुणित अंडाणु पाया जाता है। अगुणित अंडाणु का मतलब केवल एक गुणसूत्र वाले अंडाणु वहां पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक अंडाणु जब पाए जाते हैं तो इसी अंडाणु से जो शुक्राणु अंदर प्रवेश किए रहते हैं वह उससे संलयन कर लेते हैं और ये जो ध्रुवीय पिंड केंद्रक है वह नष्ट हो जाता है। जब ये संलयन कर लेते हैं तो द्विगुणित जुग्मनज का निर्माण होता है। जुग्मनज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जाइगोट, यानी 2n का निर्माण हो जाता है। द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से फिर से इसको समझेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया होती है, यानी जुग्मनज का निर्माण कैसे होता है। सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि अगर मान लीजिए निषेचन हो गया, निषेचन के बाद जुग्मनज बनता है। जुग्मनज आखिर बनता कैसे है? तो जुग्मनज के निर्माण अगर हमसे कोई पूछे कि जुग्मनज का निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जुग्मनज जो का निर्माण जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जब शुक्राणु संधि स्तर पर पहुंच जाते हैं, यानी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच जाते हैं,
तो उसमें से केवल एक शुक्राणु जो मजबूत होते हैं वह जोना पेलुसिडा यानी अंडाणु के जो जोना पेलुसिडा को है वह चीर करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद जो एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित कोशिका द्रव होता है वह उसके अंदर यानी अंडाणु के ये जोना पेलुसिडा के अंदर जो द्वितीयक अंडक होता है उसको अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब उसके अंदर उत्तेजना पैदा करता है कि तुम अर्धसूत्री विभाजन करो। तो अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप जो होता है ये दो भाग में बढ़ता है। एक जो बनता है वो अगुणित अंडाणु बनता है और दूसरा द्वितीय ध्रुवक पिंडक बनता है। अब द्वितीय ध्रुवीय जो पिंडक बनता है वह नष्ट हो जाता है, जबकि अगुणित अंडाणु इसके अंदर प्रवेश करने वाले शुक्राणु से मिल करके द्विगुणित जुग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम लोग को लिखना होगा कि जुग्मनज का निर्माण कैसे होता है तो हम लोग लिखेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, कि जब शुक्राणु संधि स्थल पर पहुंच जाते हैं तो वहां पे पहुंचने के बाद वे अंडाणु के जोना पेलुसिडा लेयर को चीर करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद शुक्राणु के मुख पर अवस्थित जो एक्रोसोम होता है उसके द्वारा स्त्रावित कोशिका द्रव उसके अंदर द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन के लिए उत्तेजित करता है। उसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडक दो भागों में टूटता है, एक जो बनता है अगुणित अंडाणु और दूसरा ध्रुवीय पिंड। ध्रुवीय पिंड नष्ट हो जाता है, जबकि अगुणित अंडाणु उस शुक्राणु से संयोजन करके जुग्मनज का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित होता है। इस प्रकार जुग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान देना है कि ये जो प्रक्रिया होती है यानी जब जुग्मनज बन जाता है, जुग्मनज बनने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है। मान लीजिए जुग्मनज कहां बन गया, इस एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, यहीं पे दोनों आपस में मिल गए। यहाँ पे अंडाणु के जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसको चीर करके यहां से शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया। उस प्रवेश करने के बाद यानी जुग्मनज के बाद कौन सी घटना होती है, यानी निषेचन पश्च घटना, निषेचन की बाद की घटना अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए जुग्मनज के जो बाद होते हैं यानी जुग्मनज बनने के बाद शिशु का लिंग निर्धारण निश्चित हो जाता है। शिशु का लिंग निर्धारण निश्चित हो जाता है। स्त्री में जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पुरुष में XY क्रोमोसोम होता है। जुग्मक संलयन के बाद जुग्मनज में या तो XX लिंग क्रोमोसोम की रचना होगी या तो XY लिंग क्रोमोसोम की रचना होगी। अब ये निर्भर करता है कि जो शुक्राणु है, क्योंकि शुक्राणु में यहां पे दिमाग में रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं वह XY होते हैं, जबकि अंडाणु में क्या होता है XX। तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार अगर देखा जाए तो शुक्राणु है, क्योंकि ये शुक्राणु पर ही डिपेंड करता है कि शुक्राणु का कौन सा गुणसूत्र अंडाणु के गुणसूत्र से क्या कर रहा है, संलयन कर रहा है। तो इसके द्वारा ये जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है इन्हीं प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लिंग क्रोमोसोम बनते समय जो ये शुक्राणु है, क्योंकि अंडाणु के पास तो XX क्रोमोसोम है, तो शुक्राणु जो है शुक्राणु का कौन सा क्रोमोसोम X क्रोमोसोम की Y क्रोमोसोम अंडाणु को निषेचित करता है। जिस जुग्मनज में अगर XX क्रोमोसोम अगर बनेंगे तो वह जो होगी मादा शिशु का जन्म होगा, और जिसमें XY क्रोमोसोम होंगे वह नर शिशु का जन्म होगा। इसी कारण से कहा जाता है कि एक शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता पर निर्भर करता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आया है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम इसका आंसर अगर लिखने के लिए चाहें कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है तो इसको हम लिखेंगे कि जुग्मनज के बाद लिंग निर्धारण, शिशु का जो लिंग निर्धारण है वह निश्चित हो जाता है। स्त्री में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम लोग को यह जानना होगा कि जो जुग्मनज बनेंगे वह यहां पे ऐसे लिखेंगे XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और XY नर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जुग्मनज जो बनेंगे वह या तो XX क्रोमोसोम वाले बनेंगे या XY क्रोमोसोम वाले बनेंगे। तो हम देखेंगे
कि जो शुक्राणु संलयित होते हैं, शुक्राणु संलयित होने के बाद वह कौन सा क्रोमोसोम होगा। अगर वह क्रोमोसोम XX होगा तो जन्म ले रही जो शिशु होगी वह मादा होगी, जबकि जब क्रोमोसोम अगर XY होगा तो जन्म ले रही शिशु जो होगा वह नर होगा। इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कंप्लीट होता है। ठीक है, अंतरोपण की क्रिया कैसे होती है, अब हम लोग उसी चीज के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देंगे इस चीज को, अंतरोपण क्या है। तो मैं सिंपली इस चीज को आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे। जब जुग्मनज का निर्माण हो जाता है, जुग्मनज के निर्माण होने के बाद उसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होने लगती है और जुग्मनज जो होते हैं वह गर्भाशय की ओर संकीर्ण पथ के माध्यम से वह क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, संकीर्ण पथ के रास्ते से वह किस ओर गमन करने लगते हैं, गर्भाशय की ओर। कौन, जुग्मनज। तो वह गमन करने के क्रम में वह सबसे पहले 2 संतति कोशिका का रचना करते हैं, उसके बाद 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार से ये बहुत सारे जो होते हैं संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोरक खंड कहते हैं। कोरक खंड को हम लोग इंग्लिश में ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ध्यान देंगे, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है कि ब्लास्टोमियर्स क्या है। तो कहेंगे कि जुग्मनज के बाद एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन से जुग्मनज जो होते हैं गर्भाशय की ओर गमन करने लगते हैं। इस दौरान वे 2, 4, 8, 16, 32, 64 ... बहुत सारे संतति कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, ये जब 8 से 16 इनकी संख्या जब पहुंच जाती है उसको हम लोग मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या यानी संतति कोशिका जब 8 से 16 पे पहुंच जाती है तो उस अवस्था को हम लोग मोरुला कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है मोरुला क्या है, तो जब संतति कोशिका 8 से 16 संतति कोशिका की अवस्था में पहुंच जाती है तो उस अवस्था को मोरुला या तूतक के नाम से जानते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि जब कोरक खंड कहां पहुंच जाते हैं, गर्भाशय के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तो ये कोरक खंड आगे चल करके कोरक पुटी का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं, कोरक पुटी का निर्माण करते हैं, कोरक पुटी का निर्माण करते हैं। कोरक पुटी को अगर हम लोग अंग्रेजी में देखें तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यानी कोरक खंड जब ये विभाजन, ये जो जितना विभाजन होता है 2, 4, ये 2 वाले को भी कोरक खंड कहते हैं, इसको भी कोरक खंड, यानी जितने ये बनते हैं ये सबको कोरक खंड कहते हैं। ठीक है, ये कोरक खंड आगे की तरफ चल करके कोरक पुटी का निर्माण कर लेते हैं। कोरक पुटी जो होता है वह कोरक पुटी पर जो कोरक खंड जो होते हैं वह बाह्य स्तर पर व्यवस्थित होते हैं, यानी बाह्य स्तर पर अवस्थित होते हैं। यानी कोरक पुटी जब बनेगा, लेयर बन जाएगा, तो उसके ऊपर वह बाह्य स्तर पर अवस्थित रहेंगे। इस जो स्तर होता है इसको हम लोग पोष कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोष कोरक। यानी कि वह जगह जहां पे कोरक पुटी पर पोष कोरक, जहां पे कोरक पुटी पर कोरक खंड अवस्थित होते हैं उसको हम लोग पोष कोरक कहते हैं। इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। यानी आपसे कई बार ये बीच से क्वेश्चन भी उठा करके पूछा जाता है कि पोष कोरक क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह कोरक पुटी का वह स्तर जहां पे कोरक खंड व्यवस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोष कोरक या ब्लास्टोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पोष कोरक का जो स्तर होता है वह गर्भाशय के अंतः स्तर से संलयन करता है, जिसके बाद गर्भाशय के अंतः स्तर में तेजी से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वह कोरक पुटी को जो होते हैं वह आवृत कर लेते हैं। और इस प्रकार ये आवृत कर लेते हैं तो कोरक पुटी जो होती है वह कोरक रहती, गर्भाशय के अंतः स्तर पर क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। यही प्रक्रिया अंतरोपण के नाम से जानी जाती है।
यानी कोई आपसे पूछे कि अंतरोपण क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोरक पुटी का अंतरोपण क्या है, तो हम एक शब्द में कहेंगे कि कोरक पुटी का गर्भाशय के अंत स्तर पर स्थापित होना ही अंतरोपण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये अंतरोपण की क्रिया जब हो गई, तो जब अंतरोपण की क्रिया हुई तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अंतरोपण की क्रिया के फलस्वरूप वहां पे क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण बनने के बाद हम लोग कौन सी अवस्था को, जब अंतरोपण हो जाता है तो उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको अवस्था को हम लोग सगर्भता कहते हैं, यानी गर्भ धारण होना कहा जाता है, यानी वह स्थिति को हम लोग प्रेग्नेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गर्भ धारण कब कहा जाता है, जब कोरक पुटी कहां पे अवस्थित हो जाती है, गर्भाशय के अंत स्तर पर अवस्थित हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सगर्भता या अंतरोपण, या अंतरोपण के बाद की अवस्था को सगर्भता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि जब ये भ्रूण अंतरोपण जब इस पे हो जाता है तो इस भ्रूण के ऊपर उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है। कुछ दिनों के बाद उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है। इस उंगली नुमा जो संरचना जो देखने को मिलती है, उस उंगली नुमा संरचना को हम लोग जरायु अंकुरक कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक। एक चीज और आप लोग जान लोगे, ध्यान देंगे, और छूट गया हमसे गलती से, ये जो जुग्मनज है यहां तक, यानी कहां तक, गर्भाशय के अंत स्तर तक अंतरोपण होने तक का जो बीच का जो समय होता है वह मैक्सिमम 8 से 9 दिन का होता है। ये 8 से 9 दिन में यहां तक ये आकर के पहुंच करके अंतरोपित हो जाते हैं, जहां भ्रूण विकसित होने लगता है। अब मैं बता रहा था उस चीज को ध्यान दीजिए, जब भ्रूण पे जो होते हैं उंगली नुमा एक जो है संरचना देखने को मिलती है जिसको जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक जो होते हैं वह गर्भाशय ऊतक तथा मातृ रक्त से, यानी माता के जो खून होते हैं उससे आच्छादित होते हैं, जिसे एक उंगली युक्त संरचना बनती है। उस उंगली युक्त संरचना को हम लोग अपरा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे अपरा क्या है। तो जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक तथा मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं, जिससे एक उंगली नुमा संरचना बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं। अब कहिएगा अपरा का क्या काम है, यानी ये अंकुरक, ये जो भ्रूण है, भ्रूण के बाद क्या बनता है, जरायु अंकुरक। जरायु अंकुरक के बाद क्या बनता है, अपरा, यानी प्लासेंटा बनता है। अब प्लासेंटा का काम क्या है, तो प्लासेंटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि प्लासेंटा अपरा क्या है, अपरा के कार्य बताए। तो अपरा क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं, जिससे उंगली नुमा संरचना बनती है। उस संरचना को हम लोग अपरा कहते हैं। और अपरा के कार्य क्या है, तो लिखेंगे अपरा के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य है बाबू, ये भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ आपूर्ति कराता है, यानी भ्रूण को पोषक और ऑक्सीजन पदार्थों को आपूर्ति कराता है, यानी पहुंचाता है। दूसरा इसका काम है, ये भ्रूण द्वारा जितने भी बेकार पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उसको वह बाहर निकालता है। तीसरा अपरा का काम है कि ये भ्रूण और मां के बीच, यानी भ्रूण और मां के बीच आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करता है, लाता ले जाता है। चौथा यह है कि ये आवश्यक हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मानव अपरा लैक्टोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अपरा कौन सा हार्मोन जो होता है स्रावित करता है, तो हम लिखेंगे अपरा जो होता है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। अब देखिए, सगर्भता के उत्तरार्ध में अंडाशय द्वारा भी एक रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, जो सगर्भता के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऐसे ही कई सारे हार्मोन की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जो अपरा का जब निर्माण हो जाता है, अपरा के कार्य होते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं, यानी ये जो कोरक पुटी होते हैं वह 3 लेयर बनाते हैं। याद रखेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पहुंच जाते हैं, जब विकसित करने लगते हैं, भ्रूण के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं, तो वह 3 लेयर बनाते हैं। तीनों लेयर का मैं नाम बताता हूं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
यानी ब्लास्टोसिस, इसको हम लोग लिखेंगे कोरक कुटी गैस्ट्रुलेशन के बाद, कोरक कुटी गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 जनन परत का निर्माण करती है। 3 जनन परत का निर्माण करती है। ठीक है, जो 3 जनन परत का निर्माण करती है वो तीनों का नाम है, पहला जो नाम है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। याद रखेंगे इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंडोडर्म। दूसरा जो है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और तीसरा जो है वह आपका है एक्टोडर्म। यानी ये कोरक कुटी गैस्ट्रुलेशन क्रिया के बाद 3 जनन परत का निर्माण करती है। पहले वाले को एंडोडर्म कहते हैं, ये भीतरी स्तर है। दूसरा है मीजोडर्म, ये मध्य स्तर है। और तीसरा है एक्टोडर्म, जो बाह्य स्तर है। ये तीनों स्तर ही आगे की तरफ चल करके जो भ्रूण होते हैं वो भ्रूण से अंग विकसित करते हैं, जिससे शिशु का अंग का निर्माण होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं वही चीज कि एंडोडर्म क्या बनाता है, मीजोडर्म क्या बनाता है और एक्टोडर्म क्या बनाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जनन स्तर का भविष्य बताएं, यानी जनन स्तर आगे की तरफ चल करके क्या क्या चीज का निर्माण करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं एक्टोडर्म के बारे में। एक्टोडर्म जो बाबू होता है, ये कोशिकीय त्वचा, यानी ये चमड़ा, ये जो बाहरी त्वचा जो दिखाई दे रहा है, ये त्वचा का निर्माण करती है। अगर हम लोग एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म कोशिकीय त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यानी क्या चीज? त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र को निर्माण करता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आगे की तरफ चल करके ये शिशु का इतना अंग का निर्माण करता है। दूसरा जो है एंडोडर्म, यानी ये जो एंडोडर्म है, जो भीतरी परत है, ये जो है ये आहार नाल बनाता है। क्या बनाता है? आहार नाल। आहार नाल बनाता है। ठीक है, आहार नाल जो होता है आगे की तरफ विकसित होकर के, परिवर्तित होकर के जो होता है विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र का जो होता है निर्माण करता है। यानी एंडोडर्म आहार नाल का निर्माण करता है, जो आगे चल करके विभिन्न पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जिसके द्वारा श्वसन तंत्र, मूत्राशय और कान का मध्य भाग जो होता है बनता है। तीसरा जो है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होता है वह हृदय का निर्माण करता है, रुधिर वाहिनियों का निर्माण करता है, वृक्क का निर्माण करता है और जननांग का निर्माण करता है। जननांग का मतलब होता है कि नर होगा तो नर जननांग और मादा होगा तो मादा जननांग का निर्माण करता है। तो ऐसा इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि एंडोडर्म क्या करता है? आहार नाल, श्वसन तंत्र, मूत्राशय और कर्ण का निर्माण करता है। मीजोडर्म क्या करता है? हृदय का निर्माण करता है। इसके अलावा रुधिर वाहिनियों, वृक्क और जननांग का निर्माण करता है। एक्टोडर्म त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वगतता के बाद, यानी जब बच्चे का भ्रूण से बच्चे जब जन्म लेने के बीच का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है। ये 9 महीने का जो समय होता है वह किस प्रकार से होता है और कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले जब बच्चे 1 महीने के होते हैं तो सबसे पहले उसका हृदय का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? हृदय का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम में हम आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि सगर्भता जो होती है, सगर्भता के दौरान प्रति महीने होने वाले परिवर्तन को लिखो। तो सबसे 1 नंबर पे लिखेंगे कि पहले महीने के बाद हृदय निर्मित होता है, दूसरे माह के अंत में पैर और अंगुलियों का निर्माण होता है, 3 माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण होता है, 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, यानी बच्चा जो होता है गर्भ में चलने लगता है और उसके सिर पर बाल उगने लगते हैं। 24वें सप्ताह के अंत में उसके शरीर पर पूरे कोमल बाल निकल जाते हैं और उसके आंख की पलकें अलग अलग हो जाती है, ब्रौनियां बन जाती है। इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और 9 महीने के अंत में भ्रूण जो होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए
तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रसव की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रसव की क्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। तो देखिए, तो गर्भ का जो समय है, गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद, गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है। याद रखेंगे इस चीज को याद रखेंगे कि गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु जो होता है वह बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रसव या शिशु का जन्म लेना कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो होता है, मानव मादा के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव क्रिया जो होती है आसानी से संपन्न होती है। यानी कोई आपसे पूछे प्रसव क्या है, प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाले हार्मोन के नाम लिखें, तो आप लिखेंगे कि गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रसव या शिशु जन्म कहा जाता है। शिशु जन्म के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जो कि शिशु के जन्म को आसान बनाता है। अब लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे आज के, दुग्ध स्तरोवन पे। दुग्ध स्तरोवन क्या है, तो ध्यान देंगे दुग्ध स्तरोवन का मतलब क्या। छोटी सी टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सगर्भता के समय, जब मां के पेट के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उस समय के अंदर स्तन ग्रंथियों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे माता के स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण शुरू हो जाता है, जो शिशु के लिए आहार होता है। और इस प्रक्रिया को, यानी दूध, बच्चे को दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग दुग्ध स्तरोवन कहते हैं। और मादा में जो ये दूध होते हैं, ये जो माता के दूध होते हैं, जो बच्चों के लिए जो संपूर्ण आहार है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी पदार्थ होते हैं, जो शिशु को रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करते हैं। यानी दुग्ध स्तरोवन क्या है, तो सगर्भता काल में ही शिशु के स्तन ग्रंथियों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब प्रसव क्रिया हो जाती है, तो माता के द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया दुग्ध स्तरोवन कहलाती है। जो माता के दूध होते हैं, वह उसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, जो शिशु को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। अब जाकर के आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसको बना करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आज का क्लास बस यहीं पे। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।